प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग लेसन नंबर 8 में प्रतिरोध तक पढ़ चुके थे, प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ चुके थे। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे जो प्रतिरोध होता है। ठीक है, उसमें जो विशिष्ट प्रतिरोधकता होती है वो क्या कहलाती है, या प्रतिरोध किन किन बातों पे निर्भर करता है। ठीक है, तो जो हमारा प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध, ये जो ताप होता है, ताप के क्या होता है, समानुपाती होता है। अर्थात प्रतिरोध, यदि ताप का मान बढ़ेगा तो प्रतिरोध का भी मान क्या होता है, बढ़ता है। यानी किसी चालक तार का ताप बढ़ाएंगे तो उसमें प्रतिरोध की मात्रा क्या होगी, बढ़ेगी। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, इतनी कंडीशन तो आपको याद रखनी है। ठीक है, सेकंड समझिए, जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध वह चालक तार के लंबाई के समानुपाती होता है। ठीक है, एल के, यानी चालक तार की लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध की मात्रा क्या होगी, बढ़ेगी। यानी जितना लंबा चालक तार होगा उसका प्रतिरोध उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। फिर क्या होता है, जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध वो क्या होता है, तो चालक तार के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान क्या होगा, घट जाएगा, और क्षेत्रफल घटाएंगे तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, और जो प्रतिरोध होता है वह चालक तार की किस पे निर्भर करता है, प्रकृति पे भी निर्भर करता है। किस पे, प्रकृति पे। ठीक है, इन बातों पे निर्भर करता है इतना। तो ये जो दो बातें हैं, प्रतिरोध जो होता है चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है, और प्रतिरोध जो होता है चालक तार के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसको मैं एक बात में लिखूं तो जो आर से क्या होता है, प्रतिरोध समानुपाती होगा एल बाई ए के, यानी एल के समानुपाती तथा ए के व्युत्क्रमानुपाती। और जब समानुपाती का चिन्ह आते हैं तो एक नियतांक आता है, तो यहाँ पे नियतांक आता है रो एल बाई ए। ठीक है, ये नियतांक आता है, और इसी नियतांक को हम लोग बोलते हैं प्रतिरोधकता। क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोधकता इसी को बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोधकता। बात समझ में आई? इसका मात्रक निकालना होगा तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसका मात्रक निकालना है तो क्या करेंगे, रो को एक साइड करेंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, R इंटू ए होगा अपान L होगा। ठीक है, R का मात्रक क्या होता है, ओम, ए क्षेत्रफल है तो इसका मात्रक क्या होगा, मीटर स्क्वायर, और L लंबाई है तो इसका मात्रक क्या होगा, मीटर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, यानी इसका मात्रक आएगा ओम इंटू मीटर। क्या आएगा, ओम इंटू मीटर। तो पूछता है कि प्रतिरोधकता का मात्रक है तो क्या बताएंगे आप, ओम इंटू मीटर बताएंगे। इतनी बात क्लियर है? चलिए, और हम लोगों ने उसका समायोजन देख लिया था पिछले वीडियो में, प्रतिरोधों का समायोजन। ठीक है, उसमें बस आपको याद रखना था ये कि जो श्रेणी समायोजन होता है, श्रेणी क्रम समायोजन ऐसा जो था आपका। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो होती है धारा समान होती है। ठीक है, क्या होती है, धारा समान होती है। विभवांतर आपका क्या होता है, बट जाता है। विभवांतर क्या होता है आपका, बट जाता है। ये बस याद रखना था कि श्रेणी क्रम में जो होती है विभवांतर क्या होता है, अलग अलग होता है, जबकि जो समांतर क्रम श्रेणी होता है उसमें क्या होता है, विभवांतर समान होता है। दोनों सिरों पे विभवांतर क्या होता है, समान होता है। ठीक है, इसलिए मैंने बताया था कि जो हम लोग वायरिंग करते हैं वो किस श्रेणी में करते हैं, समांतर श्रेणी में, ताकि हर इंस्ट्रूमेंट को क्या करे, वोल्टता समान मिल जाए। ठीक है, इसलिए क्योंकि समांतर श्रेणी में ही हमारी वोल्टता क्या होती है, समान होती है। बात समझ में आई थी? चलिए आगे हम लोग देखते हैं विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति, तो इसको इरेज करते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या, विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति, तो इतना पता है सबको, शक्ति सामर्थ्य क्या होती है, इतना तो सबको पता है। सामर्थ्य P से डिनोट करते हैं, P बराबर होता है W बाई टी, W बाई टी। तो शक्ति का फार्मूला आप लोग बताते होंगे कि कार्य करने की समय दर को क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। सेम वही डिफिनेशन बताएंगे विद्युत शक्ति की भी। बस ये बताएंगे आप लोग कि विद्युत परिपथ में किए गए कार्य की समय दर को क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शक्ति। बात समझ में आई? बस इसमें विद्युत जोड़ देंगे कि विद्युत परिपथ में
किए गए कार्य की समय दर को ही क्या बोलते हैं, विद्युत शक्ति बोलते हैं, यानी P बराबर W/T होता है। क्या होता है, W/T होता है। ठीक है, ये आप लोग फार्मूला है। इसका मात्रक क्या होता है, तो वाट होता है। मात्रक क्या होता है, वाट होता है। ठीक है, यदि यहाँ से हम लोग निकाले, जैसे विभवांतर हम लोग पढ़ा था कि V बराबर होता है क्या, W/Q, तो यहाँ से W का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, V × Q आएगा। तो ये जो मान है इस समीकरण में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, P बराबर W का मान क्या रखेंगे, V × Q, ये V × Q है। ठीक है, V × Q अपान T हो जाएगा। क्या हो जाएगा, P बराबर V × Q अपान T हो जाएगा। इतना क्लियर है। और यहाँ से आप रख देंगे किसका मान, Q का मान। Q का मान रख देंगे तो आ जाएगा क्या, जैसे Q बराबर क्या होता है, पहले ही पढ़ा था हम लोगों ने कि जो I बराबर होता है वो क्या होता है, Q/T होता है, यानी आवेश प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा बोलते हैं। तो यहाँ से Q बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, Q बराबर, यहाँ से Q का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, I × T हो जाएगा, I × T। ठीक है, इसको मैं अच्छे से देखो, ऐसे करना, समीकरण बना देना है। चलिए, इतना समझ में आया आपको। हमें पता है क्या है, हमें पता है, ऐसे करेंगे, हमें पता है क्या कि जो होता है V बराबर क्या होता है, W अपान क्या होता है, W/Q। ठीक है, तो यहाँ से W बराबर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, V × Q। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2, इसको समीकरण नंबर 1। ठीक, पुनः ठीक है, पुनः हमें पता है क्या कि जो होता है I बराबर वो क्या होता है, Q/T होता है, Q/T। तो यहाँ से Q बराबर निकाले तो क्या हो जाएगा, I × T। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब देखिए समीकरण नंबर 3 हो गया। तो चलिए समीकरण पहले 1 में समीकरण 2 का मान रखते हैं, यानी W का मान यहाँ इस समीकरण से रखते हैं तो क्या हो जाएगा ये समीकरण, यानी समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा V × Q/T। ठीक है, इसको समीकरण मान लीजिए 4। अब फिर लिखेंगे कि समीकरण 4 व 3 से, समीकरण 4 व 3 से क्या हो जाएगा, P बराबर Q का मान रख देना है। तो Q का मान कितना है, I × T, तो क्या हो जाएगा, I × T/T, T से T कैंसिल हो जाएगा। तो P बराबर क्या आता है फार्मूला, V × I। क्या आता है, V × I। ये फार्मूला आपका इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कितना आता है, P बराबर V × I। तो हमारी जो विद्युत शक्ति होती है, बताएंगे कि विद्युत परिपथ में किए गए कार्य की समय दर को क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। इसका मात्रक वाट होता है। ठीक है, और इसी से हम लोग इस फार्मूले को निकालते हैं। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस आपको याद रहेगा तो कुछ भी वैल्यू देगा, ठीक है, आप उसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कभी कभी दे देता है कि मतलब इससे रिलेटेड देता है, दोनों का मान दे देगा। ठीक है, विभवांतर का मान दे देगा, धारा का मान पूछ देगा, उसकी शक्ति है तो आप आसानी से यहाँ से निकाल सकते हैं। या लिख देता है किसी मतलब बल्ब पे इतना वाट और इतना वोल्ट लिखा है तो उसमें बने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए, तो इस फार्मूले से आप लोग निकाल सकते हैं। इसका मान दिया रहता है, इसका मान पूछता है तो आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला नोट कर लीजिएगा। और फिर इसमें थोड़ा देख लेते हैं ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, इसको नोट कर लीजिए। चलिए समझते हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव या तापीय प्रभाव। ठीक है, या तापीय प्रभाव। तापीय प्रभाव क्या होता है कि जब विद्युत धारा को, ठीक है, किसी उच्च प्रतिरोध वाले तार में, मतलब उच्च प्रतिरोध में भेजते हैं धारा को, ठीक है, तो क्या होता है कि यह प्रतिरोध अत्यधिक गर्म होके ये क्या देने लगता है, ऊष्मा देने लगता है। क्या देने लगता है, ऊष्मा देने लगता है। ठीक है, यानी जब उच्च प्रतिरोध में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये क्या होता है, प्रतिरोध गर्म होके ऊष्मा देने लगता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव या ऊष्मीय प्रभाव बोलते हैं। और ये क्या होता है, तो जब भाई विद्युत धारा इसमें जाएगी तो ये ऊष्मा उत्पन्न करने लगेगा। इसका मतलब यानी इसमें इस विद्युत धारा द्वारा जितना कार्य किया जाएगा वही ऊष्मा के रूप में निकलेगा। यानी जो हम लोग सामर्थ्य पढ़ते हैं P बराबर W/T, तो यहाँ से W यानी कार्य निकालेंगे तो क्या आएगा, P ×
टी आएगा, पी इंटू टी आएगा। ठीक है, अभी हम लोगों ने विद्युत सामर्थ्य में पढ़ा पी का मान कितना होता है, वी इंटू आई। क्या होता है, वी इंटू आई। तो इसी को रखेंगे इसमें, तो डब्ल्यू बराबर क्या आ जाएगा, वी इंटू आई इंटू टी। ठीक है, और यही जो कार्य है उष्मा के रूप में क्या होता है, बाहर निकलता है, तो इसी को डिनोट कर देते हैं एच से, यानी हीट बराबर हो जाता है वी आई इंटू टी। क्या हो जाता है, वी आई इंटू टी। तो ये आपका हो गया फार्मूला ऊष्मीय प्रभाव का। वी एच बराबर क्या होता है, वी आई इंटू टी होता है। बात समझ में आई है। अब यहीं से जो हम लोगों ने ओम का नियम पढ़ा था, क्या पढ़ा था, v बराबर आई इंटू आर, यहीं पढ़ा था ना, v बराबर आई इंटू आर। तो इसी से कभी v बराबर आई इंटू आर रखेंगे, या कभी i का मान रखेंगे क्या, v बाई आर, या कभी r का, इसी दो का मान रखेंगे। ठीक है, इन्हीं दो का मान रख के और इससे फार्मूला बना देंगे। इसमें भी आप v और i का मान अलग अलग रख के एक फार्मूला बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे v का मान रखेंगे, v का मान i इंटू आर, तो h बराबर क्या आ जाएगा, इसका मान रख रहे हैं i इंटू आर, तो हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी। एक ये फार्मूला हो गया। ठीक है, इतना क्लियर है। अब इस i के जगह पे अब किसका मान रख दे रहे हैं, v आई बराबर v इंटू वी बाई आर रख दे रहे हैं इस वाले फार्मूले में। ठीक है, या यहाँ पे रख दीजिए। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका, जैसे यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे रखिए, किसी में भी रखिए वही मान आएगा। ठीक है, चलिए यहीं पे रख दे रहे हैं, इसी वाले में रख देंगे, तो क्या आ जाएगा, हीट एच बराबर क्या आ जाएगा, ठीक है, वी वहीं रहेगा, आई का मान रखना है वी बाई आर इंटू टी, यानी एच बराबर हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। एक ये फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो कितने फार्मूले आ गए आपके, 3 फार्मूले आ जाते हैं। कौन कौन से, एच बराबर वी आई टी, यानी वोल्ट दिया हो और विभवांतर दिया हो, धारा दिया हो, समय दिया हो, तो आप हीट निकाल सकते हैं, या धारा प्रतिरोध समय दिया हो तभी आप हीट निकाल सकते हैं, या विभवांतर और प्रतिरोध दिया हो और समय दिया हो तभी आप उससे कितनी ऊष्मा निकलेगी आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। बात समझ में आई है। चलिए इसी देखिए इस ये तो हीट वाले फार्मूले से बन गया, ये 3 फार्मूला इससे भी बनता है। ठीक है, यानी आपका जो P बराबर है ना V इंटू आई, इसमें भी अगर V का मान रखे I इंटू आर, तो क्या होता है आई स्क्वायर आर। एक ये होता है इसका फार्मूला, 2 हो गया। या I के जगह पे क्या रख दे, V इंटू आर रख दे और V बाई आर रख दे, तो P बराबर क्या आता है, V स्क्वायर बाई आर। क्या आता है, V स्क्वायर बाई आर। यानी इसका भी 3 फार्मूला होता है। बस ये फार्मूला आपको याद हो तो बस इसी में इंटू टी कर देना है, इंटू टी कर देंगे तो आप हीट का फार्मूला आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। बस इसी में टी से गुणा कर देंगे तीनों फार्मूले में इसके, तो आप हीट का आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, या इसमें से टी को हटा दें तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि पी का मान क्या होगा, शक्ति का मान क्या होगा। ठीक है, तो आप दोनों फार्मूलों को किसी को भी एक को याद कर लेंगे तो दूसरा आसानी से याद हो जाएगा। इतनी क्लियर है बात। चलिए आपको जैसे एग्जाम्पल दे देते हैं, किसी हीटर की ऊष्मा ज्ञात करो यदि 2 घंटे में 8 ओम प्रतिरोध द्वारा 15 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है। तो इसी पे आप क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। देखिए क्या क्या दिया है आपका, 2 घंटे यानी समय दिया है, ठीक है, टी का मान दिया है, और आर प्रतिरोध का मान दिया है, आर प्रतिरोध का, टी का मान दिया है, प्रतिरोध का मान दिया है, और क्या है, धारा का मान दिया है। यानी आप आसानी से इस वाले फार्मूले का यूज करके आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो जो जो दिया हो, जैसी जैसी वैल्यू दिया हो, आप उस फार्मूले का यूज करके आसानी से जो मान पूछेगा निकाल सकते हैं। इतना क्लियर है। तो चलिए इन फार्मूलों को नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। क्या आगे देखते हैं हम लोग, विद्युत फ्यूज, यानी जो फ्यूज हम लोग लगाते हैं परिपथ में वो किस चीज का बना होता है, उसका क्या काम क्या होता है। ठीक है, तो नोट करिए इसे। चलिए समझ लेते हैं विद्युत फ्यूज, विद्युत फ्यूज। ठीक है, ये किस चीज का बना होता है, इसका उपयोग क्या होता है, इसको समझते हैं। ठीक है, तो जो आपका विद्युत फ्यूज होता है, ठीक है, यह एक मिश्र धातु से मिलकर बना होता है। किससे, मिश्र धातु से मिलकर बना होता है। और उस धातु में यानी इस मिश्रण में क्या क्या मिला होता है, तो तांबा, टीन एवं सीसा। क्या मिला होता है, टीन और सीसा। यानी तांबा, टीन व सीसा को मिलाकर एक मिश्र धातु बनाई जाती है और उसी से बनाया जाता है हम लोग का फ्यूज
तार। क्या बनाया जाता है? फ्यूज तार। और इसका जो यूज करते हैं, यानी इसको हमेशा किस क्रम में लगाते हैं? तो परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाते हैं। किस क्रम में लगाते हैं? श्रेणी क्रम में लगाते हैं। और फ्यूज तार को मतलब ऐसा बनाया जाता है, यानी तांबा, टीन और शीशा को इस तरह मिलाकर बनाया जाता है कि इसका गलनांक ही बहुत कम होता है। क्या होता है? इसका जो गलनांक होता है, गलनांक वो क्या होता है? बहुत कम होता है। गलनांक बहुत कम होता है। अब बहुत कम क्यों बनाया जाता है ऐसा? क्योंकि भाई ये जो होता है फ्यूज हमें विद्युत परिपथ में मतलब विद्युत से हमें रक्षा करने के लिए बनाया गया कि जैसे कभी ज़्यादा वोल्टेज की आ गई विद्युत, तो क्या होगा? जैसे जैसे ये परिपथ में श्रेणी में लगा होता है, ठीक है, वो भी फेस में लगा होता है। और जैसे ये मान लीजिए फेस है, इसमें आपका ये क्या लगा है? ये फ्यूज तार लगा है, ठीक है। क्या लगाया हुआ है? फ्यूज तार। तो जैसे इसमें अधिक वोल्टता की क्या आएगी? विद्युत धारा आएगी। तो क्या होगा? जैसे ही ये फ्यूज वाले तार से होकर जाएगा, तो भाई जाहिर सी बात है जब विद्युत धारा जाती है तो इसका भाई तार का कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है, ठीक है। तो और ये उसमें प्रभाव देती है, विद्युत धारा जो होती है उसमें प्रभाव देती है। तो इसका गलनांक इतना कम बनाया जाता है कि जैसे उच्च धारा आती है तो ये क्या होता है? यह जो धातु का बना मतलब ये जो फ्यूज होता है ये गल के क्या हो जाता है? परिपथ को भंग कर देता है। और जो भी मनुष्य है या जो भी मशीनें हैं वो क्या होती हैं? बच जाती हैं। शॉर्ट सर्किट से होने से क्या हो जाती हैं? बच जाती है। इसलिए हम क्या करते हैं? फ्यूज तार का उपयोग करते हैं। किसमें? जब वायरिंग करते हैं उसमें। और हमेशा किस क्रम में लगाते हैं? तो श्रेणी क्रम में लगाते हैं, ठीक है। इसका जो गलनांक होता है क्या होता है? बहुत ही कम होता है। क्या होता है? बहुत ही कम होता है। और ये किसका मिला होता है? किस मतलब फ्यूज तार किससे मिलकर बना होता है? तो तांबा, टीन और शीशा से मिलकर बना होता है। इतनी बात क्लियर है? चलिए आप लोग और एक देखे होंगे, जो बल्ब में फिलामेंट होता है, ठीक है। यानी ये जो बल्ब होता है आपका घरों में, और उसमें जो ये फिलामेंट होता है ये किस चीज़ का मिलकर किसका बना होता है? ये किसका होता है? तो टंगस्टन का होता है। किसका होता है? टंगस्टन का होता है, ठीक है। और टंगस्टन का जो गलनांक होता है वो बहुत ही उच्च होता है। इसका गलनांक क्या होता है? टंगस्टन का बहुत ही अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। कितना होता है? तो 3500 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। यानी इतना ताप देंगे तब ये, इससे ज़्यादा ताप देंगे तब ये गलना शुरू करेगा, ठीक है। इसलिए जो बल्ब में होते हैं फिलामेंट किसके बनाए जाते हैं? टंगस्टन के बनाए जाते हैं, जिनकी जो गलनांक होती है बहुत ही अधिक होती है, ठीक है। बहुत उच्च ताप पे गलते हैं। इसलिए जो हम बल्ब में फिलामेंट का यूज करते हैं, किस फिलामेंट का? तो टंगस्टन फिलामेंट का। इतनी बात क्लियर है? चलिए इतना समझ गए, आगे समझते हैं। चलिए लास्ट टॉपिक है आपका इस लेसन का, अति चालकता। अति चालकता, ठीक है। अति चालकता यानी हम लोगों ने, आप लोग पढ़े होंगे, एक होता है जैसे जो विद्युत परिपथ होते हैं, यानी जो कुछ धातु होती है जो विद्युत की चालकता मतलब जिसमें चालन होता है उसे बोलते हैं चालकता, विद्युत चालकता। एक होती है विद्युत चालकता, ठीक है। एक होती है विद्युत कुचालक, विद्युत की कुचालक होती है, यानी उसको क्या बोल सकते हैं? अचालकता। विद्युत अचालकता, अचालकता, ये दो होता है। और एक ये तीसरा होता है अति चालकता, यानी विद्युत चालकता मतलब जिसमें विद्युत का प्रवाह आसानी से हो जाए, यानी जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसमें क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है? पाए जाते हैं, उसे बोलते हैं विद्युत की चालकता। यानी उसमें विद्युत प्रवाहित हो सकती है। और जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, उसे बोलते हैं विद्युत अचालकता, यानी इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। लेकिन ये एक होता है अति चालकता। क्या होता है? अति चालकता, यानी किसी भी चालक तार का ताप हम लोग कम करें, ठीक है। किसी भी चालक तार का ताप कम करेंगे तो उसकी चालकता क्या होती है? बढ़ती है। क्या होती है? उसकी चालकता बढ़ती है। तो जैसे जैसे इसको ठंडा करते हैं तो क्या होता है? उसकी चालकता बढ़ती है। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आती है कि जब उससे नीचे ठंडा करते हैं तो अचानक उसकी जो चालकता होती है, चालकता वो क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है। क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है। और उसी को हम लोग बोलते हैं अति चालकता। क्या बोलते हैं? अति चालकता। मतलब कुछ जैसे मरकरी है आपका, ठीक है, उसको एक निश्चित ताप के नीचे ठंडा किया जाता है तो अति चालकता के रूप में क्या होती है?
काम मतलब उसके तरह व्यवहार में आ जाती है। यानी अति चालकता ऐसा होता है कि इसमें एक बार विद्युत प्रवाहित कर दी जाए तो उसमें ज़्यादा देर तक क्या होता है, विद्युत का प्रवाह होता रहता है। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ को हम लोग बोलते हैं क्या, अति चालकता। यानी इसको ताप कम करेंगे तो इनकी चालकता बढ़ती जाती है, लेकिन एक कंडीशन ऐसी आती है, ठीक है, जिससे नीचे ताप करने पर यानी जिससे नीचे ठंडा करने पर उसकी चालकता शून्य हो जाती है। यानी उसमें विद्युत धारा प्रवाह कर दे तो कुछ समय तक क्या होगी, ऑटोमेटिक प्रवाहित होती रहेगी। ठीक है, चलिए इतना समझ गए। जैसे आपको दिया है मरकरी की जो अति चालकता होती है 4.2 केल्विन होती है। यानी जो मरकरी यानी Hg होता है, ठीक है, Hg होता है, इसकी जो अति चालकता होती है वो इतना होती है। ठीक है, और एक और दिया है लेड यानी जो शीशा होता है Pb, ठीक है, इसकी जो अति चालकता होती है कितनी होती है, 7.25 होती है। कितनी होती है, 7.25। ठीक है, इतना बात समझ में आया। तो ये इसी टॉपिक के साथ आपके ये लेसन की थ्योरी जो होती है समाप्त होती है। चलिए अब हम लोग इसका सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल्स। ठीक है, पूरी हम लोग थ्योरी पढ़ लिए, अब इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल्स, इसको नोट करिएगा। देखिए इसका अभ्यास प्रश्न का, ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कौन सा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन पे आवेश का मान है। हम लोगों ने पहले दिन ही पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन यानी ई पे आवेश कितना होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इतना ही होता है ना, इतना ही होता है। तो देखिए ऑप्शन में ऐसा दिया है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। आपका ऑप्शन नंबर सी दिया है, ऑप्शन नंबर सी। इतना तो सबको पता है, इतना सब लोग कर लेंगे। ठीक है, आगे देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर में कह रहा है कि वह धारा जिसकी परिमाण तथा दिशा लगातार आवर्त रूप से परिवर्तित होती रहती है कहलाती है। कौन सी धारा कहलाती है भाई, AC अल्टरनेटिव यानी प्रत्यावर्ती धारा। ये क्या होती है, इसकी दिशा एवं परिमाण हमेशा क्या होता है, बदलता रहता है। लेकिन जो DC करंट होता है उसका जो दिशा होती है बदलती नहीं रहती है, बस इसका परिमाण बदलता रहता है। क्या होता है, इसका परिमाण बदलता रहता है, दिशा बदलती नहीं है। तो इसे कहते हैं DC और ये होता है AC। तो जिसका जो दिशा एवं परिमाण दोनों बदलता है उसे क्या बोलते हैं, AC करंट। ठीक है, अल्टरनेटिव करंट, प्रत्यावर्ती धारा। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। दूसरे का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए तीसरा नंबर में कह रहा है कि किसी आवेश का विभवांतर होगा, किसी आवेश का विभवांतर होगा। हमने V बराबर क्या पढ़ा है, W/Q, यही होता है ना विभवांतर, W/Q। तो देखिए ऐसा फार्मूला कोई दिया है, V बराबर W/Q, आपका ऑप्शन नंबर ए ही दिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए कौन सा फार्मूला, या इसी को ऐसे देगा, क्या देगा, W बराबर V × Q देगा, या Q बराबर क्या देगा, W/V। देखिए इसमें से कोई भी एक मैच करना चाहिए। तो V बराबर Q/W, ऐसा तो है नहीं। अब V बराबर Q × W, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तो हमारा मिला था ऑप्शन कौन, V बराबर W/Q, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट था। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखिए। चौथा क्या करें कि किसी 3 कूलाम मान के आवेश द्वारा दो बिंदुओं के मध्य गतिमान स्थिति द्वारा कितना कार्य किया जाएगा यदि बिंदुओं के मध्य विभवांतर 5 वोल्ट हो। यानी Q का मान दे रखा है 3 कूलाम, ठीक है, और विभवांतर यानी V का मान दे रखा है कितना, 15 वोल्ट। 15 वोल्ट। तो कह रहा है कार्य कितना करना पड़ेगा। देखिए यहीं पे फार्मूला है हमारा, कार्य Q आवेश है, V वोल्ट है, इसी पे रख दीजिए। तो W बराबर क्या होगा, V × Q। V का मान कितना है 15 और गुणे Q का मान कितना है 3, 15 × 45 जूल। कार्य की मात्रा क्या होता है, जूल। यानी 45 जूल का हमें क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चौथे का ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई है। चलिए नोट करिए, फिर देखते हैं आगे भी क्वेश्चन 5, 6, 7 सब आगे देखेंगे। चलिए इतना हो गया, नोट करिए। चलिए देखते हैं आगे 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां में कह रहा है कि निम्न सूची में किस ठोस का विद्युत में अच्छा चालक है, ग्रेफाइट का, डायमंड का, सोडियम फ्लोराइड का या सोडियम क्लोराइड का। तो जो अच्छा इसमें से यानी निम्न सूची में से किन ठोसों का विद्युत में अच्छा चालक है, तो किसका है, ग्रेफाइट का। यानी जो ग्रेफाइट होता है, इन जो 4 ऑप्शन दिया है इनमें से
नती सबसे अच्छी कौन सी होती है? चांदी होती है। जो विद्युत की अच्छी जो चालक है वो क्या है, कौन सी है? चांदी है। लेकिन इन चारों ऑप्शनों में से आपका कौन सा है? ग्रेफाइट है। कौन सा है? ग्रेफाइट है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर ए, यानी ग्रेफाइट का, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए 6वां नंबर, 6वां में कह रहा है कि ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? ओम के नियम से हमें क्या मिलता है भाई? विभवांतर, धारा, प्रतिरोध, केवल वोल्टता, धारा तथा वोल्टता दोनों, केवल धारा। देखिए ऑप्शन में पढ़ रहा हूँ, प्रतिरोध, बी कह रहा है केवल धारा, सी कह रहा है केवल वोल्टता, और डी कह रहा है धारा व वोल्टता दोनों। ठीक है, तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? धारा एवं वोल्टता दोनों। ठीक है, इसमें और ऑप्शन होता कि धारा, वोल्टता एवं प्रतिरोध तीनों, तो तीनों को मारते, क्योंकि भाई जो हमारा जो ओम का नियम होता है V बराबर क्या होता है? I इंटू आर। ठीक है, I इंटू आर, तो इसमें भाई वोल्टता भी हमें प्राप्त होता है, प्रतिरोध भी प्राप्त होता है और धारा भी, तो तीनों दिया होता है तो तीनों को मारते, लेकिन दो के बारे में दिया है, वोल्टता और प्रतिरोध। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बस समझ में आई है? चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 7वां नंबर क्वेश्चन, सॉरी ये 7वां था। ठीक है, ओम का नियम क्या परिभाषित करता था? ये क्वेश्चन जो था 7वें का था। ठीक है, हमने 7वें का बता दिया। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? डी करेक्ट है। ठीक है, आगे हमको 6वां देखना था ना, 6वां छूट गया, तो 6वां का देख लीजिए। यहाँ पे 6वां जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है वो? एक अच्छा चालक जिसमें धारा बहती है, ठीक है, जिसमें धारा बहती है, तो कह रहा है कि ऋणात्मक आवेश में, धनात्मक आवेश में, वैद्युत उदासीन आवेश में, या धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों आवेश में। ठीक है, तो एक अच्छा चालक जिसमें धारा बहती है वो कैसा होता है? तो वैद्युत उदासीन होता है। कैसा होता है? वैद्युत उदासीन। क्यों भाई? क्योंकि जितने जो मतलब जो चालक तार होता है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, तो वो दूसरों को एक उदासीन, इसलिए बोलते हैं परमाणु एक उदासीन होते हैं। तो जो उदासीन, वैद्युत उदासीन होते हैं उसमें जो होती है विद्युत चालक अच्छी तरह से क्या होती है? बहती है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। 6वें का कौन? ऑप्शन नंबर सी, वैद्युतीय उदासीन। इतना क्लियर है? चलिए आज 7 नंबर हो ही गया। आगे देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि किसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति के लिए धारा I, वोल्टता V, आलेख नीचे दिया गया है, यह युक्ति क्या है? यानी आपको एक डायग्राम बनाया है ऐसे, ये क्या है? V है, ये वोल्ट, ये वोल्टता है, यानी ये वाला जो x एक्स है ये किसको दिखा रहा है? वोल्टता को, और ये जो y एक्स है ये किसको दिखा रहा है? धारा को। ये दिखा रहा है ना, धारा को, और ये इसका मूल बिंदु है और यहाँ से ऐसे गया है। ठीक है, तो कह रहा है यह किसको दर्शाता है? ए कह रहा है अर्धचालक को, बी कह रहा है सुचालक जो ओम नियम का पालन करता है, सी कह रहा है अतिचालक को, क्या कह रहा है? सी अतिचालक को, और डी कह रहा है प्रति विद्युत रोधी को। तो भाई किसको दर्शाता है भाई? आई भी, आई और भी, यानी वोल्ट और धारा, और ये क्या होता है? आर। ये किसका है? तो ओम का नियम है। तो भाई बताएगा कि ये जो है सुचालक को दर्शाएगा, और जो ओम का नियम का क्या कर रहा है? पालन कर रहा है। जो ओम के नियम का क्या कर रहा है? पालन कर रहा है। ठीक है, यानी ये किसको दर्शाएगा? ये जो ग्राफ है किसको दिखाएगा? सुचालक को। किसको दिखाएगा? सुचालक को। ठीक है, यानी इसमें जो है धारा क्या हो रही है भाई? बह रही है, इसमें धारा बह सकती है। ठीक है, और ये किसका नियम का पालन कर रहा है? तो ओम के नियम का पालन कर रहा है। ठीक है, ओम के नियम का जो है पालन कर, यानी इसकी जो क्या होती है? विद्युत धारा और समानुपाती होता है, यानी जैसे विद्युत धारा का मान बढ़ाएंगे वैसे वोल्ट का भी मान क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। ठीक है, जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे बढ़ता जा रहा है। तो ये किसके नियम का पालन कर रहा है? ओम के नियम का पालन कर रहा है, और ये चालकता को प्रदर्शित करता है, सुचालक को। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 8 का। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 8 का, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि ओम का नियम सत्य है। ओम का नियम सत्य है, कह रहा है केवल धात्विक चालकों के लिए, केवल अधात्विक चालकों के लिए, केवल अर्धचालकों के लिए, या उपरोक्त में सभी के लिए। तो भाई जो
ओम का नियम है यह केवल धात्विक पदार्थों के लिए ही सही है, यानी धात्विक चालकों के लिए ही सही है। किसके लिए? केवल धात्विक चालकों के लिए। धात्विक चालकों के लिए क्या है? सही है। जो ओम का नियम है केवल धात्विक चालकों के लिए, यानी 9 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? ए करेक्ट है। ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए आगे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन में क्या करे आपसे? कह रहा कि विद्युत हीटर के टर्मिनल के विभवांतर 15 वोल्ट है और 75 वोल्ट है। यदि स्रोत द्वारा 5 एम्पियर की धारा बहती है तो प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। यानी V का मान दिया है 75 वोल्ट और I का मान दिया है आपका 5 एम्पियर। 5 एम्पियर तो कह रहा है R का मान क्या करिए? ज्ञात करें। तो इस फार्मूले से R का मान निकालेंगे तो R बराबर क्या हो जाएगा? V बाई I हो जाएगा। और यहीं पे मान रख देंगे। V का मान कितना है? 75 और I का मान कितना है? 5। कटा देंगे, कितनी बार में कट जाएगा? 5 एकम 5 और कितना हो जाएगा? 5 5 25, यानी 15 ओम। 15 ओम, यानी जो वह विद्युत हीटर है उसकी जो प्रतिरोध है कितना है? 15 ओम है। कितना है? 15 ओम। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 10वें का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई है? चलिए इतना नोट कर लीजिए। और जो आगे क्वेश्चन बचे हैं उसका वीडियो उसका जो सोल्यूशन देखेंगे अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, किस में देखेंगे? अगले वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में सोल्यूशन कराएं सारे क्वेश्चन का तो वीडियो 1 घंटे के यानी 1 घंटे से अधिक ही बन जाएगी। ठीक है, तो चलिए जो भी आगे क्वेश्चन बचे हैं उसका जो सोल्यूशन है अगले वीडियो में देखेंगे। यानी अगले वीडियो में ये लेसन पूरी तरह से क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा और बचेगा हमारा लास्ट लेसन, लेसन नंबर 9 बचेगा। जो हमारा 9 लेसन है वो क्या है? लास्ट लेसन है। उसके बाद से हम लोग क्या सॉल्व करेंगे? सिर्फ इसके मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए नोट करिए, फिर आगे देखते हैं अगले वीडियो में। इतना सब लोग नोट कर लीजिए। चलिए तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और जो लोग चैनल पर नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा, ताकि जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करें उसके नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, बाय बाय, धन्यवाद।